हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। आइएगा बंधु, हम महाराज श्री के पावन श्री चरणों में निवेदन करें। उसके पूर्व देश की दो दुर्लभतम कृतियां, इस पुस्तक में दो पुस्तकों का संकलन जिनमें किया गया है, हमारे बीच निर्मल जी विदिशा से एक बार जोरदार कत्तल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। और हम उनके लिए यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं प्राचीन कलिंग या खारवेल, और दूसरी पुस्तक है कैलाश यात्रा, जो ब्रह्मचारी लामची दास के माध्यम से प्राप्ति यात्रा का संस्मरण है। और इस पुस्तक में दोनों पुस्तकों के आधार पर शोध लेख भी संग्रहित किए गए हैं। भारतीय ज्ञानपीठ नई दिल्ली से ये पुस्तक प्रकाशित हुई है। तो इन पुस्तकों का जो संकलन है, संपादन है, शोध लेख आदि है, वो निर्मल कुमार जी विदिशा अनन्य गुरु भक्त हैं, उन्होंने इसको किया है। इन दोनों कृतियों का विमोचन करने के लिए मैं बहुत सम्मान से आमंत्रित कर रहा हूं। हमारे बीच एडवोकेट विजय कुमार जी यहां पर है, मैं बहुत सम्मान से उन्हें आमंत्रित करता हूं, कृपया पधारे। आएंगे हमारे बीच गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री प्रेमचंद जी प्रेमी साहब यहां पर हैं, कृपया पधारें। और साथ ही आमंत्रित कर रहा हूं प्रेमचंद जी उपकार एजेंसी सागर से हमारे बीच हैं, कृपया पधारें। और विनय जी जैन जड़ी बूटी, कृपया पधारें। जिन भी महानुभावों के नाम हमने लिए हैं कृपया पधारेंगे और दोनों कृतियों का विमोचन करेंगे। और साथ ही में मैं आमंत्रित कर रहा हूं अंजुल जी जैन इंदौर और नवनीत जैन पुणे, निर्मल जी के दोनों बेटे हैं, कृपया वे भी साथ में पधारिएगा। और आपकी करतल ध्वनि इस मेहनत के लिए, ये बहुत ही परिश्रमी कार्य है जो इन्होंने इन दोनों पुस्तकों के अंदर लेखन का कार्य किया है। आपकी तालियां अनवरत जारी रहना चाहिए। बस इतनी ताकत है तालियों में, मेहनत देखिएगा आप। और इसी के साथ इन दोनों पुस्तकों के जो लेखक हैं निर्मल जी, उनका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं सुबोध जी नगर निगम और राजेश जी पारस, कृपया पधारें और निर्मल जी का सम्मान भी साथ में कर दें। मैं चाहूंगा एक बार निर्मल भाई का जोरदार सम्मान करें। ये हमारे समाज के एक अध्ययनशील अन्वेषक विद्वान, इन्होंने जैन इतिहास पर काफ़ी काम किया है। और ये देश की दो दुर्लभ कृतियाँ प्राचीन कलिंग या खारवेल और कैलाश यात्रा, ये जन सामान्य को सुलभ करके न केवल जैन परंपरा के इतिहास को जानने का अवसर प्रदान किया है, अपितु इसके माध्यम से हमें इतिहास के अनेक अछूते पहलुओं का भी बोध प्राप्त होगा। इन्होंने जैन धर्म के इतिहास पर भी अपने एक कृति लिखी, वह भी शायद भारतीय ज्ञानपीठ से ही प्रकाशित हुई है। वह कृति भी मननीय और संग्रहणीय है। हमारा उनके इस प्रयास के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। चलो और चलते हैं इसी के साथ आज के इस संकट समाधान के सत्र को अपन प्रारंभ करें। इस पावन धरा पर पूज्य महाराज श्री जी इन दोनों ही उदाहरणों को बहुत बार देते रहते हैं जो इस कृति में यहाँ पर दिए हैं, और वह निर्मल जी ने अपने पुरुषार्थ के माध्यम से इसमें संजोया है। आज महाराज श्री जी रांची से अर्जुन जी जैन, जो सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी हैं, रिटायरमेंट के बाद जीवन में निरर्थकता का भाव आ गया है, इसे कैसे दूर करें, कृपया मेरी शंका का समाधान करके मुझे अनुरोध। रिटायरमेंट के बाद जीवन में निरंतरता का अभाव हो गया है, इसे हम कैसे दूर करें? आजकल इसके लिए लोग शब्द प्रयोग में लेते हैं कंसिस्टेंसी की कमी। ये केवल एक रिटायर अधिकारी की ही बात नहीं है, सब क्षेत्रों में प्रायः ऐसा देखने को मिलता है। कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? 4 बातें आप सबसे मैं कहना चाहूँगा। कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए अपने सामने हमेशा अपना लक्ष्य रखना चाहिए। लक्ष्य को सामने रख करके चलने का प्रयास करना चाहिए। लक्ष्य को सामने रखते हुए
हर पल उस लक्ष्य को पूर्ण करने की भावना भानी चाहिए और छोटे छोटे संकल्पों से अपने आप को बांध कर रखना चाहिए। छोटे छोटे संकल्प हमें बड़े बड़े परिणाम देते हैं और जीवन को सकारात्मक प्रेरणा देते रहने चाहिए। चाहे हम अच्छा प्रवचन सुनकर, चाहे हम अच्छी पुस्तक पढ़कर, चाहे हम अच्छे लोगों के संपर्क में रहकर, यदि ये चारों काम हम करते हैं तो मैं समझता हूँ निरंतरता आ सकती है। जहाँ तक किसी अधिकारी की बात है तो सेवा से आप निवृत्त हुए, जिंदगी से निवृत्त थोड़ी हुए। आप अपनी सेवा निवृत्ति को सेवा के लिए निवृत्ति बना लो। ये निर्मल जी ने जो किताबें लिखी रिटायरमेंट के बाद ही लिखी। सेवा निवृत्ति को आप अपने जीवन का एक अनुपम अवसर बना सकते हो, क्योंकि 62 साल की उम्र में रिटायरमेंट के बाद भी 20 साल तक लोगों के पास खटने की अच्छी ताकत रहती। 15 साल में तो कोई दाग ही नहीं। आप हारते क्यों? अपने आप को निठल्ला क्यों बनाते हो? अपने आप को हताश और निराश महसूस क्यों करते हैं? अपने आप को मजबूत बनाइए और किसी अच्छे कर्म में लग जाइए। किसी धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था से जुड़ जाइए। आध्यात्मिक मार्ग में लग जाइए। किसी एकेडमिक गतिविधि से जुड़ जाइए। करने के लिए हजार काम हैं, काम करने का मन भर होना चाहिए। ओम। कोटा से आयुष जी अग्रवाल जो युवा छात्र हैं वे पूछ रहे हैं, पढ़ाई के दबाव के कारण गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, इसे कैसे शांत करें? गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, इसे कैसे शांत करें? इसके लिए भावना योग कीजिए। मुझे शांत रहना है, मैं शांत हूँ। मुझे संयम रखना है, मुझे सहज रहना है। ये संकल्प बार बार दोहराइए। यदि आप ऐसा स्थिरतापूर्वक नियमित करेंगे, बहुत जल्दी इसका परिणाम पाएंगे। और चारों चरणों में भावना योग कीजिए। जिन्हें ज़्यादा चिड़चिड़ापन है वो रोज़ सुबह उठे तो एक प्रार्थना करे, हे प्रभु मुझे ऐसी दृष्टि दो कि मैं शांत रह सकूं, मेरा चित्त शांत रह सके, मुझ में शांति हो, संयम हो, सहजता हो और सकारात्मकता हो। ये बात कम से कम 9 बार दोहराएं। हे प्रभु मुझ में शांति भर दो, मुझ में संयम ला दो, मुझे सहज बना दो, मेरे अंदर सकारात्मकता का भाव जगा दो। मैं शांत रहूं, मैं सहज रहूं, मैं संयत रहूं, मैं सकारात्मक बना रहूं। ये प्रार्थना कीजिए। फिर इसके बाद उन पलों को याद करके अपना प्रतिक्रमण कीजिए कि कब कब मैं किस किस पर चिड़चिड़ाया, किस वजह से चिड़चिड़ाया, और जिस पर भी चिड़चिड़ाया या गुस्सा किया, जिस बात पर भी चिड़चिड़ाहट या गुस्सा आया, उसकी आप निंदा कीजिए। उस व्यक्ति से मन ही मन क्षमा मांगिए और अपनी ओर से उन्हें क्षमा कीजिए और मन में ये कहिए, मेरा ये जो कृत्य है ये निंदनीय है, मैं इसकी निंदा करता हूँ, मैं इसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु मेरा ये पाप मिथ्या हुए, मैं इसका प्रतिक्रमण करता हूँ। तस् मिच्छामि दुक्कड़म, ये आपका प्रतिक्रमण है। फिर मन में एक प्रत्याख्यान जिसे बोलते हैं संकल्प, भावी जीवन को उज्जवल बनाने का। मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है। अब मुझे हर बात की प्रतिक्रिया धैर्य, संयम, समझदारी और गति गंभीरता से देनी। इतनी व्याख्या नहीं भी कर पाओ तो आप बार बार, हे मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, ये बार बार दोहराइए। फिर आप सामायिक में डूबिए, थोड़ा टाइम निकालिए।
ये जीवन के ट्रांसफॉर्मेशन का एक रास्ता है। अभी इन दिनों के प्रवचनों में तो मैं रोज़ सुबह आप लोगों को अलग अलग भावना योग कराता हूँ। भावना योग एक अभिनव प्रयोग है। यदि आपने इनका लाभ लिया तो बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। आज शंका समाधान में शायद पहली बार मैं इस बात को बता रहा हूँ। अच्छा सवाल आ गया इस निमित्त से, लेकिन ये आप प्रयोग कीजिए, अपने भीतर ट्रांसफॉर्मेशन फील करोगे। और सामायिक कीजिए, बैठिए, अपने आने जाने वाली सांसों को कुछ पल के लिए देखिए। आती जाती सांस को आने जाने दीजिए और केवल चिड़चिड़ाहट मिटाने की सामायिक के लिए मैं बोल रहा हूँ। बैठिए और ऐसा मन में भाव रखिए कि मैं एकदम शांत शीतल सरोवर के तट पर बैठा हूँ। शांत शीतल सरोवर के तट पर बैठा हूँ। चारों तरफ ठंडी ठंडी हवा आ रही है। सूर्य अपना प्रचंड रूप लिया है तो भी मुझे शीतलता का अनुभव हो रहा है। धूप प्रखर और तेज है, लेकिन चारों तरफ बहने वाली ठंडी ठंडी हवा मुझे शीतलता प्रदान कर रही है। और आप इस तरह से विजुलाइज कीजिए, लोग मुझे भला बुरा कह रहे हैं, फिर भी मैं शांत हूँ। कुछ भी बोल रहे हैं, मैं शांत हूँ। मुझ में शांति है, मुझ में प्रसन्नता है, मुझ में सहजता है। और बार बार दोहराइए, शांतो हम, शांतो हम, सहजो हम, सहजो हम, सोहम, सोहम। बस मैं शांत हूँ, शांत हूँ, शांत हूँ। विजुअलाइज कीजिए, कोई कुछ बोल रहा है तो भी मैं शांत हूँ। जिन बातों से मैं विचलित हो जाता हूँ, उन बातों में भी मैं शांत हूँ। अगर इस तरह की बात को आप नियमित अपने अभ्यास में लाइएगा, अपने भीतर एक नया चमत्कार देखिएगा। महसूस कीजिए, आप देख लीजिए, करिए 21 दिन तक। जो बात बात में चिड़चिड़ाने वाले लोग हैं, शांति की मूर्ति बन जाएंगे। पर करना पड़ेगा, केवल सुनने से कुछ नहीं होगा। आप लोग सुन तो बहुत रुचि से सुनते तो बहुत रुचि से हो, लेकिन उसके बाद सब वहीं का वहीं रह जाता है। इसे बदलिए। नयन जैन, प्रमाण सागर सेवा सेंटर ललितपुर है यहाँ पे। परम हाँ, पूज्य गुरुदेव करो। और उसके बाद में अवधपुरी महिला मंडल तैयार रहेंगे। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि एक बार जब किसी भी फील्ड में पिछड़ने के बाद, चाहे वो धार्मिक फील्ड हो या सांसारिक फील्ड हो या फिर पढ़ाई की फील्ड हो या कोई भी फील्ड हो, उसमें एक बार पिछड़ने के बाद दोबारा उसमें सक्सेस पाने के लिए, सक्सेसफुल होने में बहुत टाइम लगता है, मनोबल भी गिर जाता है। तो उसमें महाराज जी बहुत कठिनाइयाँ भी आती हैं और हो भी नहीं पाते। तो उसको सकारात्मक सोच में कैसे लाएं कि वो भी फील्ड दोबारा पा लें? ओ, सबसे पहले तो बात मैं कहूँगा कि पिछड़ना होता क्या है इसे समझो। हम अपने आप को पिछड़ा मानते क्यों? अरे किसी फील्ड में एक बार हम पिछड़ गए, इसका मतलब थोड़ी कि हम पिछड़ने के लिए अभिशप्त हो गए। ठीक है, अभी पीछे हुए, पहुँचेंगे, थोड़ा देर से पहुँचेंगे, पहुँचना तो है। पिछड़ने में कोई दिक्कत नहीं, भटकने में परेशानी। हम पिछड़े हैं, भटके थोड़ी हैं। तो किसी लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम बिछड़ जाएं तो चिंता मत करो, पर भटक जाएं तो चिंता है। हम भटके नहीं, ठीक है, पिछड़ गए, धीरे धीरे ही सही, फिर पहुँचेंगे, फिर पहुँचेंगे, फिर पहुँचेंगे। ये सकारात्मकता अपने हृदय में जगाइए, ऐसा उत्साह बनाइए और धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, जो हमारे जीवन को सफल हो। नमोस्तु महाराज जी। अवधपुरी की यह है महिला मंडल, बहुत एक्टिव महिला मंडल। सभी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। वे 8 प्रश्न अपना महाराज जी चरणों में कर रही हैं। गुरु चरणों में महिला मंडल का त्रैवार नमोस्तु। धन्य भाग्य हमारे पूज्य प्रमाण सागर जी सत्संग हमारे नगर अवधपुरी पधारे। धरा पावन हुई, धर्ममयी हुई हवाएं, जागे भाग्य हमारे। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु महाराज श्री जी। महाराज श्री जी, भोजन करते समय श्रावक के भाव एवं दृष्टि कैसी होनी चाहिए? भोजन करते समय श्रावक के भाव और दृष्टि कैसे? देखो,
कायदे से भोजन करते समय मौन रहना चाहिए। सबसे पहली बात, मौन पूर्वक भोजन करना चाहिए, बोलकर भोजन नहीं। गृहस्थों को 7 स्थानों पर मौन रखने के लिए कहा, उसमें भोजन की क्रिया में भी मौन है। समझ गए? और मैं आप सबसे कहता हूँ, मौन से खाने वाले को लोग मनुहार से खिलाते हैं, बोलकर खाने वाले के प्रति लोग सोचते हैं तो मांग लेगा, और मांग कर खाने वाले को क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। इसलिए मैं कहूँगा कि मौन से खाइए। भोजन करते समय पहले भोजन शुरू करने से पूर्व एक प्रार्थना कीजिए, छोटी सी प्रार्थना। हे प्रभु, इस धरती पर सर्व प्राणियों का पेट भरे, सभी को अन्न मिले, सभी को भोजन मिले, सभी सुखी रहे, ये भाव मन में होना चाहिए। दूसरी प्रार्थना, ये मेरा भोजन मेरे शारीरिक, मेरे मानसिक और मेरे चैतसिक स्वास्थ्य का आधार बने। प्रभु, मैं स्वस्थ बने रहने के लिए भोजन कर रहा हूँ, तो ये भोजन मेरे तन, मन और चेतन तीनों के स्वास्थ्य का आधार बने। ये प्रार्थना करो, इस भावना के साथ भोजन शुरू करो। ये नहीं कि सामने आया और भूखे की तरह टूट पड़े। थोड़ी तसल्ली और प्यार से भोजन करो, और भोजन करते समय जो सामने आया है उसे देखो, और अपनी बिल्कुल कुछ किए बिना देखो। आप लोग टीवी देखते हुए भोजन करते हैं, बिल्कुल गलत है। बात करते हुए भोजन करते हैं, बिल्कुल गलत। आजकल तो मोबाइल में भी बात करते रहते खाते खाते, बिल्कुल नहीं। ये अपना निजी जीवन होना चाहिए। उस समय आप अपने साथ कनेक्ट रहिए। और मैं आप लोगों से कहता, ज़्यादा नहीं, 3 दिन का संकल्प ले लीजिए। 3 दिन का संकल्प ले लीजिए कि भोजन में हम मौन रहेंगे, मोबाइल और टीवी से दूर रहेंगे, मौन पूर्वक भोजन लेंगे। अथवा एक थोड़ी सी ढील दे देता हूँ, जरूरत पड़ने पर सामग्री मांग लेंगे पर बात नहीं करेंगे। इतना कर लो, जरूरत पड़ने। अब तो मांगने की आदत एक दिन में नहीं जाएगी, पर मैं चाहता हूँ आप लोग मांगने वाले न बनो, सम्राट बनो, देने वाले बनो। फिर भी अभी प्रारंभिक क्षणों में मैं कह सकता हूँ कि अगर जरूरत पड़ जाए तो मांग लेंगे, लेकिन और कुछ नहीं बोलेंगे। 3 दिन का अभ्यास कीजिए। 3 दिन कोई बड़े दिन नहीं है। आप लोग एग्री हैं? सब लोग कल से 3 दिन, आज का दिन तो निकल गया, कल से 3 दिन करके देखो क्या मजा आता है। और अगर अच्छा लगे तो आगे बढ़ा देना। बहुत आनंद है। हम सब की है यही अभिलाषा, अवधपुरी में हो चौमासा। अपने बीच में ललितपुर से गुणायतन ट्रस्टी विनय जी जैन जड़ी बूटी परिवार उपस्थित हैं, और मैं चाहूँगा वे अपना प्रश्न तो कर ही रहे हैं, उनके सम्मान के लिए महावीर जी सिंघई और सुबोध जी वे वहीं पर उनका सम्मान कर देंगे प्रश्नोपरांत। हाँ, पूज्य गुरुवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महामुनि राज के चरणों में सत वंदन, सत नमन। पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में सत वंदन, सत नमन। मुनि संघ को सत वंदन। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारे कई चाहने वालों ने आपके लिए नमोस्तु निवेद किया, उसमें हमारे बड़े भाई मनोज भाई साहब जड़ी बूटी वालों ने और पूरे परिवार ने, और ललितपुर जैन समाज की तरफ से, सकल दिगंबर जैन ललितपुर समाज की तरफ से नमोस्तु। महाराज जी, मेरा एक छोटा सा समय क्वेश्चन ये है, इसके पहले भी मैं अपनी ये बात निवेदित कर चुका हूँ कि अपयश नामकरण के उदय से हम कोई अच्छा काम भी करते हैं तो वो अपयश में ही कहा चला जाता है, मालूम नहीं उसका श्रेय क्यों नहीं आता है, और अपयश नामकरण क्यों अपने कर्म में आता है। देखो, अपयश और डिसलाइकिंग दोनों अलग अलग चीज़। अपयश एक व्यक्ति से नहीं होता, सर्व व्यक्तियों से होता है। यश और अपयश का संबंध। लाइकिंग और डिसलाइकिंग अलग है। पसंदगी और नापसंदगी तो रागत देश का परिणाम। जिनका मुझसे राग होगा, अनुराग होगा, वो मुझे पसंद करेंगे, चाहे मैं अच्छा हूँ या बुरा।
जिनके मन में मेरे प्रति द्वेष होगा वो मेरी अच्छी बात की भी उल्टी व्याख्या करेंगे। ये लाइकिंग और डिसलाइकिंग है। यश और अपयश सर्वसामान्य को है। मेरा अगर यश होगा तो जिससे मेरा कोई वास्ता नहीं वो भी मेरा गुणगान करेगा, और मेरा यदि अपयश होगा तो जिससे मेरा वास्ता नहीं वो भी मेरे लिए नेगेटिव बात रखेगी। समझ गया? तो यश अपयश इस कर्म के कारण। तो कई बार ऐसा होता है कि कई लोग अच्छा करते हैं तो भी उनको अनुकूल यश नहीं मिलता। इसके लिए तो शास्त्रों में एक ही समाधान दिया है कि किसी के अच्छे कार्य करने की अनुमोदना न करने वालों के साथ यही हाल होता है कि वो अच्छा करता है तो भी आलोचना पाता है, अनुमोदना नहीं होती। तो यदि आप अच्छा कर रहे हो और आपको उसके बाद भी प्रतिकूल टिप्पणियों का सामना करना पड़ रहा है तो समझ लेना कि मैंने अतीत में अच्छा करने वालों को अच्छा नहीं कहा, उसका एक कुपरिणाम। ये देखिए। दूसरी बात, यश और अपयश है, ये हो गया। किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत धारणा मेरे प्रति है तो हम उसे अपना अपयश न मानें, और किसी व्यक्ति की प्रशंसा के लिए कार्य न करें, अपने मन की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, तो फिर एक तकलीफ नहीं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। एक बार जोरदार तालियों से विनय भाई पूरे परिवार के साथ में उपस्थित हैं, उनका सम्मान कर दें। और उसके बाद में मैं आवाज़ दे रहा हूँ एडवोकेट विजय कुमार जी जैन, जो दिल्ली से अपने बीच में हैं, गुणायतन के विधि सलाहकार भी हैं, उनका भी सम्मान के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत, अभिनंदन। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और चाहूँगा उनके सम्मान के लिए स्थानीय डीके जैन साहब और सुमन कांत जी समन्वय नगर के अध्यक्ष वे आ जाएं और प्रश्नोपरांत उनका वहीं पर सम्मान करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, ये प्रश्न मेरी पत्नी का दिल्ली से भेजा है उसने। गुरुदेव, ये प्रश्न मेरी पत्नी ने दिल्ली से भेजा है कि हर समस्या का गुरुदेव हर समस्या मन की है और हर समस्या का समाधान भी मन ही है। निश्चित ही यह विदित सत्य है, लेकिन इसे व्यवहारिक रूप कैसे दिया जा सकता है, बड़ा कठिन समस्या है। हर समस्या भी मन में है और समाधान भी मन में है। आपने कहा इसे व्यवहारिक रूप में कैसे किया जा सकता है? अतीत के अनुभवों को देखिए। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें हमारे मन के विरुद्ध होती है और हम बहुत परेशान हो जाते हैं। होता है, आपके भी अतीत में ऐसा हुआ होगा। फ्लैशबैक में जाएं तो बहुत सारे लोग जिनके मन का ना होने से वो परेशान रहते हैं। पर कई बार ऐसा भी होगा कि चीज़ें हमारे मन की नहीं हुई, हमें किसी ने समझाया, हमारा मन बदल गया, उसी सिचुएशन में जिसमें हम आंसू बहा रहे थे मुस्कुराने लगे। तो क्या हुआ? क्या हुआ? थोड़ी देर पहले जो हमारा मन रो रहा था वही मन हंस रहा है। सिचुएशन वही है। मन का ही हल है। मन में ही हल है, मन का ही हल है। मन का मोड बदलने की कला सीखो। क्या बोल रहे हैं? मोड होता है ना, आज किसी भी डिवाइस में अलग अलग मोड होते। एक काम करो, मन मजे में रहेगा। वो क्या है? मन को हमेशा पॉजिटिव मोड में डाल दो। क्या? हमेशा पॉजिटिव मोड में रहे। समझ गए? वो नेगेटिव मोड में जा ही नहीं। हो सकता है क्या ऐसा हो सकता? हो सकता है, बशर्ते आप अपने आप को सकारात्मकता से भर लो। भावना योग इसमें बहुत मददगार। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत एडवोकेट विजय कुमारी जैन साहब का। और संगीता जी गवाने अकोला से जो गुणायतन ट्रस्टी हैं, और उनके सम्मान के लिए महिला मंडल की 2 महिलाएं उनका सम्मान करेंगी जो अपने गुणायतन से अपने बीच में गुरुवर के ट्रस्टी के चरणों रूप में में संगीता जी नमस्तु गवाने। नमस्तु नमस्तु। महाराज जी के चरणों में नमस्तु। शूल्य के चरण में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। हे गुरुदेव, सुख जब चाहते हैं, सबको लगता है कि मेरा जीवन सुखमय हो,
लेकिन काम वह करते हैं जिससे दुख मिले। तो गुरुदेव जो चाहते हैं उससे जुड़ क्यों नहीं पाते, और जो नहीं चाहते हैं वह क्यों करते हैं, और जो चाहिए उससे जुड़ने के लिए 4 बातें बताइए। नमोस्तु गुरुदेव। जो चाहते हैं उससे जुड़ क्यों नहीं पाते, जो नहीं चाहते उससे दूर क्यों नहीं हो पाते, और जो चाहिए उसे पाने के लिए 4 बातें आपने पूछा। हर बातों के लिए 4 बातों की ज़रूरत नहीं, एक बात में ही सब कुछ हो जाएगा। और मैं बात केवल इतना कहूँगा, जो हम चाहते हैं उससे जुड़ नहीं पाते और जो नहीं चाहते उसे छोड़ नहीं पाते, उसकी एक ही वजह है कि हमारे अंदर की चाहत कमज़ोर है और हमारे अंदर की विरक्ति भी कमज़ोर है। मन में आसक्ति की प्रगाढ़ता है। जिसे हम नहीं चाहते आसक्ति उसकी तरफ है, और जिसे हम चाहते उसके प्रति अनुरक्ति नहीं है। अपनी चाहत को प्रगाढ़ कर लीजिए, हमारा जीवन बेहतर बन जाए। ओम। हाँ। और अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ जबलपुर से अपने बीच में निर्जरा जी जैन, जो डॉक्टर पीयूष जी की बिटिया है, वो अपना प्रश्न करेगी। ऐसे डॉक्टर पीयूष जी जैन, पहले उनकी बिटिया प्रश्न कर रही। परिवार के साथ में जोरदार ताली से डॉक्टर साहब के पूरे परिवार का स्वागत अभिनंदन करते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। छुल्लक जी को एक शामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि ब्रह्मचारी दीदी भैया लोग और हम लोगों के बीच में क्या क्या अंतर है? ब्रह्मचारी दीदी भैया और हम लोगों, आप लोगों के बीच में क्या अंतर है? वो व्रती हैं, आप अव्रती हैं। वो ब्रह्मचारी हैं, उनका व्रत है, उनके जीवन में संयम है। आपने अभी संयम तो लिया नहीं, तो जब संयम ले लोगे तो आपके जीवन में भी वही हो जाएगा। अभी आपके लिए देखो क्या धार्मिक क्रियाएं करती हूँ, क्या नियम संयम है कुछ नहीं है ना। तो अपने जीवन में जब ऐसा नियम संयम लोगे तो अंतर आ जाएगा। ऊपर का कोई अंतर नहीं है, केवल नियम संयम का अंतर। नमोस्तु महाराज। डॉक्टर साहब यहीं आ जाओ। हाँ। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इक्षामी। आज से करीब 1.5 वर्ष पूर्व समय शिखर जी में शंका समाधान के मंच पर ही कैंसर के विषय में कुछ चर्चा हुई थी। तो आज भी महाराज जी के निर्देश पर महिलाओं में जो बहुत कॉमन ब्रेस्ट कैंसर आज के दौर का है, महिलाओं में जो सबसे कॉमन कैंसर है वो है ब्रेस्ट कैंसर। तो महाराज जी का निर्देश था कि इसके बारे में कुछ जानकारी शेयर की जाए। चूँकि मैं खुद एक कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ, तो जो भी मैं बातें आपसे शेयर करूँगा वह पूरी तरह वैज्ञानिक है और प्रमाणिक है। इधर तो ब्रेस्ट कैंसर जो है वो, जैसा कि मैंने कहा कि आज के दौर में महिलाओं का सबसे कॉमन कैंसर है। तो इसके बारे में मैं कुछ आगे आपसे बोलूँ, इस सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि ये इसकी गंभीरता क्या है। तो देखा जाए तो ब्रेस्ट कैंसर जो है ये हमारी भारतीय महिलाओं का सबसे कॉमन कैंसर नहीं था। आज से लगभग 1.5 दशक पहले सबसे कॉमन कैंसर हुआ करता था बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। लेकिन जब से हमने पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण किया है, तो हमारी महिलाओं में भी वहाँ की बीमारियाँ घर करने लगी हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर जो एक समय पे यूरोप और अमेरिका का कॉमन कैंसर था महिलाओं का, आज वो भारतीय महिलाओं में भी सबसे कॉमन कैंसर हो गया है। हर साल लगभग 3 लाख महिलाओं को, भारतीय महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होता है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इसमें से करीब 1.25 से 1.5 लाख महिलाओं की अकाल मृत्यु हो जाती है। यानी कि हर 4 मिनट में एक ब्रेस्ट कैंसर का नया केस हमारे सामने आता है, और हर 8 मिनट में ब्रेस्ट कैंसर से एक महिला की मृत्यु हो जाती है। तो सोचिए ये ब्रेस्ट कैंसर हमारी भारतीय महिलाओं में भी कितना कॉमन होता जा रहा है। अब ये तो बात हुई समस्या की। अगर हमें इसके समाधान पे जाना है तो हमें इसके कारणों पर नज़र डालनी होगी, और इसके जो कारण हैं हम उनको डॉक्टरी भाषा में रिस्क फैक्टर्स कहते हैं। तो ये जितने भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं, इनमें एक चीज़ कॉमन है कि ये सारे रिस्क फैक्टर्स जो है हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा करते हैं। और एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन और एक होता है ईस्ट्रोजन। तो जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जो बैलेंस होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब ईस्ट्रोजन की मात्रा प्रोजेस्टेरॉन की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो जो ब्रेस्ट टिश्यू होता है वो बहुत रैपिडली डिवाइड होने लगता है, और यही कारण होता है कि ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो जो कारण है
वो मैं एक एक करके आपको बताऊं तो सबसे पहला इसमें है नशा। नशा जैसा कि आप जानते हैं हर कैंसर को बढ़ाने के में एक बहुत बड़ा कारण है, उसी प्रकार ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी नशा बहुत बड़ा कारण है। आजकल हम देखते हैं कि सिर्फ लड़कों में नहीं लड़कियों में भी नशे की लत बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। जो आजकल के पेरेंट्स हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो अपने बच्चे कितने मार्क्स ला रहे हैं या किस क्लास में क्या रैंक ला रहे हैं भले ही ये पता ना हो, लेकिन आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपके बच्चे जो हैं किसी गलत संगत में तो नहीं पड़ गए हैं, उनके हाव भाव हालचाल आजकल कैसे हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो किसी भी नशे में पड़ गए तो ब्रेस्ट कैंसर तो एक या किसी भी प्रकार का कैंसर एक बहुत बात की बात है, ये देर सवेर आपको कुछ ना कुछ बीमारियां आपको घेर ही लेंगी। फिर दूसरी बात आती है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आजकल का खान पान। आजकल के खान पान में हम बहुत देखते हैं कि फास्ट फूड का चलन बढ़ गया है, तो इसमें भी बहुत प्रकार के प्रोसेस्ड ट्रांस फैट रहते हैं, बहुत एक्सेस क्वांटिटी में शुगर है, सॉल्ट है, तो ये सब चीज़ें भी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाती हैं जिससे डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है। जो यंग लड़कियां हैं उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ता है तो उनमें पीसीओडी और आगे जाके बांझपन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और यही चीज़ें हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा करते करते आगे जाके ब्रेस्ट कैंसर का भी कारण बनती हैं। फिर बात आती है कुछ हार्मोनल मिमिकर्स होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक में होता है बिसफॉस्फोनेट ए, बीपीए, आपने नाम सुना होगा शायद। तो आजकल क्या प्लास्टिक का भी बिल्कुल एकदम एक्सेस यूज़ हो रहा है, तो खासकर खाने की चीज़ों में जब हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, जो पैक्ड फूड हो गए या जो कैंड फूड हो गए, इसके ज़रिए जब बीपीए हमारे शरीर में आता है तो वो ईस्ट्रोजन के जैसा बिहेव करता है, और जब ये बीपीए हमारे शरीर में की मात्रा बढ़ती है इसका मतलब ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ती है, तो ये वही कराता है जो ईस्ट्रोजन के एक्सेस एक्सपोजर से होता है, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर। और इसी प्रकार आपने सुना होगा जो पेस्टिसाइड्स में डीडीटी होता था, आजकल तो बैन है ये, वो भी ये ब्रेस्ट ईस्ट्रोजन को मिमिक करता है, ये हमारी बॉडी में जाता है तो ये भी हार्मोन इम्बैलेंस पैदा करता है। और एक होता है कॉस्मेटिक्स में जो एक पैराबेंस होते हैं, ये सारे जो केमिकल्स मैंने नाम बताए ये कहीं ना कहीं हम डेली यूज़ करते हैं इन चीज़ का, और ये हमारे शरीर में धीरे धीरे बढ़ते हैं और ये हमको ब्रेस्ट कैंसर की ओर ले जाते हैं। फिर बात आती है आजकल के ज़माने में, जैसा कि प्रश्न भी पूछा गया महाराज जी से कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो स्ट्रेस को लेके भी ईस्ट्रोजन की जो क्वांटिटी है वो हमारे शरीर में बढ़ती है। और फिर बात हुई हमारी आजकल लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो गई है, मोबाइल के ज़माने में सिर्फ हम अपने अंगूठे को फिज़िकली एक्टिव बनाए हुए हैं, जबकि बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है कि हम भी और अपने बच्चों को कम से कम दिन भर में 45 मिनट फिज़िकल एक्टिविटी के लिए घर से बाहर भेजें, और किसी भी प्रकार का खेल, योगा, व्यायाम ज़रूर हम करें। हमारे जीवन में इस चीज़ की बहुत कमी आती जा रही है आजकल मोबाइल और टेलीविज़न के ज़माने में, तो इस कारण से मोटापा बढ़ रहा है। मोटापा बढ़ता है तो फैट में ही ईस्ट्रोजन की उत्पत्ति होती है, और फिर अगेन ये ईस्ट्रोजन बढ़ता है तो ब्रेस्ट कैंसर का एक कारण है। और फिर एक आखिरी जो कारण है वो है फैमिली हिस्ट्री। कुछ ब्रेस्ट कैंसर लगभग 10% फैमिली में रन करते हैं, क्योंकि उनमें कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे कि एक होता है BRCA1, BRCA2। अगर किसी महिला को फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की तो उसे कुछ अपने जेनेटिक टेस्ट कराने चाहिए, और अगर ये म्यूटेशंस पॉजिटिव आते हैं तो उसे जो एक्सपर्ट से सलाह लेके इसको कैसे रिस्क कम किया जा सकता है उस पर एक्शन लेना चाहिए। अब देखा जाए तो ये सारे जो रिस्क फैक्टर्स हैं ये कहीं ना कहीं हर महिला से जुड़े हुए हैं, शायद ही कोई महिला हो जिसमें ये रिस्क फैक्टर्स ना हो, क्योंकि खान पान, पेस्टिसाइड्स आजकल हमारे खाने पीने में बिल्कुल जुड़ गया है। ऑर्गेनिक खाना कहने के लिए मिलता है लेकिन शायद उनमें भी कहीं ना कहीं कुछ मात्रा पेस्टिसाइड की होती ही है। प्लास्टिक का यूज़ धड़ाधड़ हम कर ही रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हर पॉपुलेशन में हर किसी के लिए हम इससे बच नहीं पा रहे हैं। धीरे धीरे कोशिश करें कि हम इन सब जो रिस्क फैक्टर्स मैंने बताए हैं इनको हम जितना कम कर सकें उतना कोशिश करें। और अगर अब ये ब्रेस्ट कैंसर अगर किसी को भी हो सकता है तो एक सवाल उठता है कि क्या हम इस ब्रेस्ट कैंसर को इसकी शुरुआती अवस्था में पकड़ सकते हैं, तो इसका जवाब है 100% यस,
हम इसकी शुरुआती अवस्था में पकड़ सकते हैं। इसके लिए हमारे पास बहुत ही सरल और सुलभ उपाय उपलब्ध हैं, जिन्हें हम ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग टूल्स कहते हैं। तो इसमें सबसे पहला तो है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, यानी कि स्तन स्व परीक्षण। इसमें हमको किसी की मदद की भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी लेडी जो 18 साल के ऊपर है वह अपने हाथों से स्तन का स्व परीक्षण कर सकती है। और इसको कैसे करना है, इसकी बाकायदा एक प्रोसेस, एक वीडियो है यूट्यूब में, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एनिमेटेड वीडियो। ये 5 मिनट का वीडियो है। इससे आप देख सकते हैं कि कैसे इसको करने का क्या तरीका है। तो इसको महीने में एक बार करना ही करना है। फिर एक दूसरा टूल है जिसको हम मेमोग्राफी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हर 40 वर्ष की महिला को हर साल में एक बार ये मेमोग्राफी जो होती है, ये ब्रेस्ट की एक स्पेशल एक्सरे होता है। तो अगर रिसर्च में देखा गया है कि अगर कोई महिला रेगुलर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन और मेमोग्राफी कराती है तो उस ब्रेस्ट कैंसर पहली ही स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है। और अगर ये ब्रेस्ट कैंसर पहली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो इसके 2 बहुत बड़े एडवांटेज हैं। एक तो ये है कि ब्रेस्ट कैंसर से ठीक होने की संभावना इसमें 90 से 95% होती है। और दूसरा ये होता है कि जो इलाज की आवश्यकता होती है वो भी बहुत कम होती है। इसमें सिर्फ गांठ को निकाला जाता है और पूरे स्तन को नहीं निकाला जाता है। और बहुत सारे केसेस में कीमोथेरेपी वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और महाराज जी समय हो तो मैं, और अब इसके आगे अगर मैं बात करूं कि ये तो हो गई कि हम इसको कैसे पहचान सकते हैं। और जो महिलाएं रेगुलर ब्रेस्ट स्क्रीनिंग टूल्स का उपयोग नहीं करती हैं या मेमोग्राफी या ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन नहीं करती हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि इसके कुछ लक्षण होते हैं जो उस पर ज़रूर ध्यान दें। खासकर क्या होता है कि किसी महिला के स्तन में कोई गांठ है और वो अक्सर क्या होता है कि वो उसमें दर्द नहीं होता है, दर्द रहित होती है। तो अक्सर महिलाओं को पता होता है कि उनके स्तन में गांठ है, लेकिन उन्हें लगता है कि इससे मुझे कोई परेशानी तो है नहीं, कोई दर्द नहीं है, तो फिर मैं क्यों किसी को बताऊं। लेकिन यही लापरवाही बहुत जानलेवा होती है। अगर किसी महिला के स्तन में दर्द रहे गांठ है, ज़रूरी नहीं कि वो कैंसर है, लेकिन एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। फिर क्या होता है कि कभी किसी महिला के निप्पल से कोई स्त्राव आता है और वो अगर मान लीजिए लाल रंग का है, तो हमें बहुत अलर्ट होने की ज़रूरत है कि कहीं ये इसके पीछे कैंसर ना कारण हो। फिर क्या होता है, निप्पल किसी किसी में इन्वर्टेड हो जाता है, धंसने लगता है, तो उसमें भी ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क हो सकती है। फिर क्या होता है कि अगर एक ब्रेस्ट का आकार जो है वो तेज़ी से बदल रहा है दूसरे ब्रेस्ट के मुकाबले, तो उसमें उसके पीछे भी ब्रेस्ट कैंसर का एक कारण हो सकता है। और किसी किसी महिला में ब्रेस्ट की गांठ शायद उतनी समझ में ना आए, लेकिन उनके बगल में, या जिसको हम कांकरी कहते हैं, वहाँ पर भी एक गांठ जैसी महसूस होती है। तो कई बार वो गांठ बड़ी हो जाती है और ब्रेस्ट की गांठ छिपी हुई रहती है। तो ऐसे केसेस में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो ये तो बात हुई कि इसके लक्षण की। तो ये लक्षण अगर किसी को आते हैं तो ज़रूर आप सचेत हो जाएं। ज़रूरी नहीं कि इसके पीछे कैंसर ही हो, लेकिन अगर प्रॉपर जांच कराएं तो हम कम से कम ये एक चिंता से मुक्त हो सकते हैं कि हाँ चलो जांच हो गई है तो इसमें कैंसर है या नहीं है। फिर एक और बात आती है कि अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया है तो उससे भी अगेन घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आजकल बहुत सारे हमारे पास एक से एक नए तरीके के ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं, और वो स्टेज वाइज डिपेंड करता है कि हमको क्या ट्रीटमेंट लेना है। तो अगर कैंसर बहुत शुरुआती अवस्था में है तो इसमें सर्जरी की आवश्यकता होती है, लेकिन पूरा ब्रेस्ट नहीं निकाला जाता है, और कई बार कीमोथेरेपी की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर बीमारी एडवांस स्टेज में मिलती है तो इसमें हमको सर्जरी भी लगती है, हो सकता है ब्रेस्ट को पूरा रिमूव किया जाए, फिर कीमोथेरेपी भी लगती है और रेडिएशन भी लगता है। आजकल की कीमोथेरेपी वगैरह भी बहुत ही एडवांस हो गई हैं, जिससे कि साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी कम हो गए हैं। और कुछ लोगों को एक ये धारणा होती है कि इससे हमारे बाल चले जाएंगे। देखिए, जान है तो जहान है। अगर इसमें बाल चले भी गए तो कीमोथेरेपी रोकने के बाद बाल वापस आ जाते हैं, लेकिन एक बार जान चली गई तो फिर बाल का क्या करेंगे, है ना। उसी प्रकार रेडिएशन थेरेपी में भी बहुत एडवांस मशीनें आ गई हैं, जिसकी वजह से रेडिएशन के दौरान भी व्यक्ति अपना रूटीन कामकाज कर सकता है और
इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन सब ट्रीटमेंट लंबा ज़रूर है, लेकिन इन सब का संपूर्ण इलाज लेना है। कुछ लोग आधा अधूरा इलाज लेके छोड़ देते हैं, तो इसमें क्या होता है, बीमारी वापस आ जाती है, और जब बीमारी वापस आती है तो ये बहुत घातक होती है। तो इसलिए मेरा निवेदन है सब लोगों से, अगर आपके आसपास कोई कैंसर का मरीज़ है तो उसको आप मोटिवेट करिए कि इलाज भले ही लंबा हो लेकिन इसको पूरा लेना है। एक बार आपने इलाज संपूर्ण तरीके से लिया तो इवन आजकल हम देखते हैं कि जो आखिरी स्टेज के भी ब्रेस्ट कैंसर होते हैं उनमें भी कई बार हम कई साल उनको दे सकते हैं। तो स्टेज 3 तक के कैंसर को आज हम क्योर करने की स्थिति में हैं। तो इसलिए अगर किसी को, सबसे ज़रूरी है कि हम एक तो अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें जिससे कि हम ब्रेस्ट कैंसर से बच सकें, और किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो इसका संपूर्ण इलाज लें। ओह, धन्यवाद। बहुत सुंदर। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से डॉक्टर साहब का सम्मान कर दीजिए। और मैं चाहूँगा नरेंद्र टोंगिया और रोहित आकर के इनका यहीं पर भी सत्कार कर दें। हमारे समाज की एक अच्छी प्रतिभा है और इन्होंने अपनी बात को बहुत ही अच्छे तरीके से कहा है। और एक विशेष बात, हमारे संघ में क्षुल्लक चिद्रूप सागर जी के ये पारिवारिक जन हैं। एक बार इनका जोरदार अभिनंदन करें। आज अभी जो बातें आप सबके बीच रखी गई ये बहुत गंभीर है। इस तरह की बीमारियां हम लोगों के सामने बड़ा विकराल रूप लेते जा रही है, लेकिन यदि पूर्व से सावधानियां रखी जाए तो बहुत अच्छा होगा। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि अगर आपके माध्यम से लोगों को एक सुविधा हो जाए तो अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें और व्हाट्सएप के माध्यम से लोग आपसे कंसल्ट कर सके। हालांकि इस मंच से व्हाट्सएप नंबर देने के बाद कॉल बहुत आएंगे, लेकिन यदि कोई रास्ता, कोई ऐसा पोर्टल बना कर के आप सामूहिक समाधान दे सको तो इस समाज की एक बड़ी सेवा होगी। यदि अनुकूलता समझो तो आप अपना नंबर दें। इसके साथ 2-3 बातें जो मैंने अभी समझा और कहना चाहता हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर के कारणों में, डॉक्टर साहब इसमें सहमत होंगे तो ज़रूर बोलेंगे, 2-3 बड़े कारण हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिसर्च में भी उभरे हैं। विलंब से विवाह, अल्प संतान, बच्चों को स्तनपान न कराने की प्रवृत्ति, ये भी ब्रेस्ट कैंसर का कारण है। मैं सही हूँ? जी महाराज जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने वो समय के नहीं, मैंने आपको फ्री कर दिया था। चलिए कोई बात नहीं, आपकी बात मैं कह दे रहा हूँ। ये भी विचारणीय बातें हैं। प्रकृति के अगेंस्ट जाओगे तो परिणाम बिगड़ेगा, इस पर ध्यान देना चाहिए। साधनामूलक दृष्टि अपनाइए, नियमित भावना योग कीजिए। आपने भी अपने पेशेंट्स को भावना योग कराया ना। मैं चाहूँगा एक आध अनुभव आप भी लोगों के बीच रखिए ताकि लोगों का रुझान भावना योग की तरफ हो, और जो भावना योग करते हैं उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, ये तय है। उनकी वेदना भी कम हो जाती। 3rd और 4th स्टेज के कैंसर में भी लोगों ने अपना जीवन लंबे समय तक शांति से जिया है। अमर तो कोई नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि तुम कुछ मत कराओ, केवल भावना योग करो, पर मैं ये कहूँगा कि भावना योग करने का फल ज़रूर मिलता है। इसका लाभ जरूर लें, नियमित लें। और बीमार होने के बाद भावना योग करने की जगह स्वस्थ दशा में भावना योग करिए ताकि बीमारी पास ही ना आए। आप अपना नंबर और कुछ बोलना चाहें तो आधा मिनट है, अपनी बात कर ली। हाँ, बोलिए। हाँ महाराज जी, बिल्कुल आपने बहुत सही कहा कि आजकल हम देख रहे हैं कि आजकल इतनी प्रोफेशनल लाइफस्टाइल है कि अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट और दूसरी चीज़ों की वजह से आजकल विवाह की जो उम्र है वो बहुत लेट होती जा रही है। तो ये एक बहुत साइंटिफिकली प्रूवन है महाराज जी कि जो पहली संतान अगर 30 वर्ष के पहले होती है महिला में, तो इससे ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बहुत हद तक कम हो जाता है, बजाय कि 30 वर्ष के बाद अगर कोई महिला माँ बनती है। और बहुत एक वैलिड पॉइंट है कि आजकल महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग भी थोड़ा सा कम अवधि के लिए कराती हैं, क्योंकि उनके जॉब्स और दूसरी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स की वजह से उनको अपना जॉब। आप अपना नंबर बोल दो, ओवर समाप्त होने वाला है। मेरा नंबर है 9550 137497। एक बार और बोल दो। 9550 137497। बहुत सुंदर।
बंधु, आने वाले दिनों में पंचखेला में प्रतिष्ठा महोत्सव होना है, जिसकी 1 तारीख से 6 तारीख की आधिकारिक सूचना आप सबको दे दी गई है। आप सब उसमें भी अच्छे से लाभान्वित हों। और रोहित आगे कुछ बोलना चाहें तो बोलिए। नमोस्तु गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, आज का दिन मेरे लिए एक विशेष दिन है। आज से 12 वर्ष पूर्व 2013 में 17 मई के दिन मैंने अपने बड़े भाई साहब को खोया था। आज ही के दिन 41 वर्ष की अल्पायु में वो हमको छोड़ के चले गए थे। हमारे परिवार के मुखिया थे। इन 12 वर्षों में गुरुवर मैंने सामाजिक, पारिवारिक, व्यापारिक कई क्षेत्रों में कई उपलब्धियां हासिल करी। सामाजिक क्षेत्रों में भी, व्यापारिक क्षेत्रों में भी, पारिवारिक क्षेत्र में भी कई उपलब्धियां मिली। कई बार बहुत प्रोत्साहन मिला। कई बार परिवार को उसमें सामंजस्य बिठाए रखने के लिए मुझे कठोर निर्णय भी लेना पड़े, जिनके कारण परिवार में घृणा का पात्र भी बना। गुरुवर, ऐसे समय में आज भी ऐसा होता है, तो जब उपलब्धियां होती है मन में अहम आता है और अहंकार की भावना आती है कि ये मैंने कर लिया। और जब घर में ही घृणा का पात्र बनते हैं तो थोड़ा सा मन दुखी होता है, विचलित होता है कि क्यों कर रहे हैं सबके लिए ऐसा। गुरुवर, ऐसे समय का मैं मार्गदर्शन करें कि क्या करना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है, और ऐसा तुम्हारे साथ नहीं बहुतों के साथ है। आज ओवर समाप्ति के बाद नंबर आया, कल ये सवाल रखें। ठीक, नमोस्तु गुरुवर।